हेलो दोस्तों, राधे राधे सभी को। स्वागत है आपका हमारे चैनल हिंदी टीचर्स एकेडमी में। तो आप सबको पता ही है कि एलटी के 5 पेपर हमने देख लिए हैं। आज हमारा ये 6वें नंबर का पेपर है। अगर आपने नहीं देखा है तो फटाफट से जाइए, हमारे चैनल पर इसकी प्लेलिस्ट बनी हुई है, वहाँ से सभी पेपर की प्रैक्टिस आप कर सकते हैं। और आप लोगों का कहना है कि चारों ऑप्शन ना पढ़े जाएं, केवल उत्तर ही बताया जाए। तो ठीक है, अब ऐसा ही करेंगे, क्योंकि कुछ बच्चे ऐसे भी हैं जो चाहते हैं कि चारों ऑप्शन पढ़े जाएं और उनके विषय में बताया भी जाए, और तरीका भी यही है कि सही से पेपर सॉल्व करने का। लेकिन चलिए ठीक है, केवल उत्तर ही बताया करेंगे हम, जिससे आपको सुविधा हो, है ना। और पेपर भी जल्दी से सॉल्व हो जाएगा कम समय में। चलिए शुरू करते हैं। हमारा पहला प्रश्न है, आदिकालीन हिंदी साहित्य को सिद्ध सामंत काल कहने वाले विद्वान का नाम क्या है? तो सिद्ध सामंत काल कहा था राहुल सांकृत्यायन जी ने। राम कुमार वर्मा ने कहा था संधि काल और चारण काल। विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने क्या कहा? इन्होंने आदिकाल नाम दिया था। और महावीर प्रसाद द्विवेदी ने बीज वपन काल दिया। तो सिद्ध सामंत काल किसने कहा? राहुल सांकृत्यायन ने। दूसरा प्रश्न है, सुलोचना निबंध संकलन किसका है? तो सुलोचना निबंध लिखा भारतेंदु हरिश्चंद्र ने। सुलोचना निबंध भारतेंदु हरिश्चंद्र का है। अगला प्रश्न, रस सूत्र के व्याख्याकारों का सही अनुक्रम बताना है। तो ये जो व्याख्याकार हैं इनका क्रम हमें लगाना है। तो सबसे पहले आ जाएंगे भट्टलोलट, फिर शंकुक, फिर भट्टनायक और फिर अभिनवगुप्त। ऑप्शन ए। आगे है, आवरण शब्द का विलोम क्या होगा? तो आवरण शब्द का विलोम हो जाएगा अनावरण। सूची 1 का मिलान सूची 2 से कीजिए और दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन कीजिए। इतिहासकार और नामकरण, ये आपको सुमेलित करना है। तो आदिकाल को आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने क्या कहा? शुक्ल जी ने कहा वीरगाथा काल। हजारी प्रसाद द्विवेदी ने क्या कहा? आदिकाल। राहुल सांकृत्यायन ने कहा सिद्ध सामंत काल। और मिश्र बंधु ने कहा प्रारंभिक काल। तो 2, 4, 3, 1 ऑप्शन हमारा क्या सही होगा? डी, 2, 4, 3, 1। 6वें नंबर का प्रश्न है, प्रकाशन वर्ष के अनुसार निम्नलिखित निबंध संग्रहों का सही अनुक्रम लगाना है। तो ये कुछ हजारी प्रसाद द्विवेदी के निबंध संग्रह हैं, इनको हमें इनका क्रम लगाना है। तो देखते हैं इनका क्रम क्या बनेगा। कल्पलता, कल्पलता का प्रकाशन होता है 1951 में। कुटज का होता है 64 में। आलोक पर्व का होता है 72 में। अशोक का फूल 1948 में। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा हमारा? सबसे पहले आएगा अशोक के फूल, फिर कल्पलता, फिर कुटज और फिर आलोक पर्व। ऑप्शन डी। भरत मुनि के रस सूत्र के व्याख्याता भट्ट नायक के सिद्धांत का क्या नाम है? तो भट्ट नायक के सिद्धांत का जो नाम है वो है भुक्तिवाद। अगला है, द्विज शब्द का क्या अर्थ है? ब्राह्मण है, दांत है या पक्षी है? तो इनमें से सभी हो जाएगा। द्विज शब्द का अर्थ ब्राह्मण भी होता है, दांत भी होता है और पक्षी भी होता है। 18वें नंबर का 9वां, ये कैसे पढ़ दिया मैंने? 3, 4, 6, 7, 8, इसके बाद 9। हाँ, 9वें प्रश्न है, सहजयान के प्रवर्तक कौन है? तो सहजयान के प्रवर्तक हैं सर हपा। बाणभट्ट की आत्मकथा किसकी औपन्यासिक कृति है? बाणभट्ट की आत्मकथा उपन्यास किसने लिखा?
तो ये उपन्यास है हमारे हजारी प्रसाद द्विवेदी का, ऑप्शन बी। चरण कमल बंदो हरिराई, इसमें कौन सा अलंकार होगा? तो चरण कमल बंदो हरिराई, चरण रूपी कमल, कौन सा अलंकार बनेगा? रूपक अलंकार। भई गति सांप छछुंदर केरी, इस लोकोक्ति का अर्थ बताना है। भई गति सांप छछुंदर केरी, इसका अर्थ क्या होगा? तो इसका अर्थ होगा दुविधा में पड़ जाना। आलवार वैष्णवों की संख्या बतानी है। आलवार वैष्णवों की संख्या कितनी है? तो आलवार वैष्णवों की संख्या है 9। एक मिनट, यहाँ पर ये 9 नहीं होगा, ये गलत दिया है, तो ध्यान देंगे। आलवारों की संख्या हो जाएगी, एक सेकेंड, आलवारों की संख्या है 12। ठीक, नैनारों की 63 थी और आलवारों की है 12। 14वें नंबर का प्रश्न है दुलाई वाली। ये दुलाई वाली किस विधा की रचना है? जो बंग महिला ने लिखा था दुलाई वाली, ये है कहानी। ठीक, भाषाओं के पारिवारिक वर्गीकरण का आधार क्या है? पूछा है भाषाओं के पारिवारिक वर्गीकरण का आधार, तो इसका जो आधार है वो है इतिहास। गूलर का फूल होना, इस मुहावरे का क्या अर्थ होगा? गूलर का फूल होना, मुहावरे का अर्थ होगा दुर्लभ होना। श्री वल्लभाचार्य ने जिस कृष्ण भक्ति को प्रतिष्ठित किया उसका दार्शनिक आधार क्या है? तो वल्लभाचार्य जी का दार्शनिक आधार बताना है आपको। वल्लभाचार्य जी का दार्शनिक आधार हो जाएगा शुद्धाद्वैतवाद दर्शन। अगला प्रश्न है प्रकाशन वर्ष के अनुसार निम्नलिखित कहानी संग्रहों का सही अनुक्रम बताना है। तो यहाँ पर कुछ कहानी दी हुई है, उनका क्रम लगाना है हमें। तो चलिए देखते हैं। शरणार्थी, शरणार्थी जो है वो किसकी है? अज्ञेय की है। इसका प्रकाशन वर्ष है 1931। फिर सतह से उठता आदमी, ये है 1971 में। नहीं, ठुमरी है इसके बाद, ठुमरी थी, देखा नहीं मैंने। शरणार्थी का प्रकाशन वर्ष है 1931। ठुमरी का है 59। सतह से उठता आदमी आ जाएगा मुक्तिबोध का 1971 में। और शोभा यात्रा जो भीष्म साहनी की है ये है 1981 में। ठीक, तो क्रम हमारा बनेगा, यही बनेगा। ए ऑप्शन हमारा सही हो रहा है। अज्ञेय की शरणार्थी 31 में, ठुमरी रेणु की 59 में, सतह से उठता आदमी मुक्तिबोध की 71 में और भीष्म साहनी की शोभा यात्रा 1981 में। अगला है निम्नांकित में कौन विशेषता देवनागरी में नहीं है? तो नहीं बताना है। तो इसका हो जाएगा विकास की दृष्टि से यह ब्राह्मी एवं खरोष्ठी की समकालीन है। ये ऑप्शन गलत है, खरोष्ठी के समकालीन ये नहीं है। जैसा उच्चारण होता है वैसा ही लिखा जाता है, सही है। एक ध्वनि के लिए एक ही प्रतीक है, ये भी सही है। शिरोरेखा का प्रयोग महत्वपूर्ण है, ये भी सही है। लेकिन ये खरोष्ठी के समकालीन नहीं है। उसने उसे छल से पराजित किया, इसमें छल से में कौन सा कारक है? तो इसमें हो जाएगा करण कारक। ज्ञानाश्रयी शाखा के प्रमुख संत कवि का क्या नाम है? ज्ञानाश्रयी शाखा के प्रमुख संत कवि बताना है आपको। तो ज्ञानाश्रयी शाखा के प्रमुख संत कवि हो जाएंगे कबीरदास। अगला प्रश्न है आवारा मसीहा किसकी जीवनी है? तो आवारा मसीहा शरद चंद्र की जीवनी है, लिखा है विष्णु प्रभाकर ने। और जीवन चरित किसका है? शरद चंद्र का। हिंदी की स्पर्श, घोष, महाप्राण, ओष्ठ व्यंजन ध्वनि कौन सी है? स्पर्श भी है, घोष भी है, महाप्राण भी है और ओष्ठ भी है। तो वो कौन सी ध्वनि बनेगी? वो बनेगी भ, क्योंकि प फ ब भ ये ओष्ठ में आते हैं। महाप्राण भी है,
स्पर्श भी है, घोष भी है, तो ऑप्शन बनेगा ए भ। कालिदास की रचना रघुवंशम क्या है? तो कालिदास की रचना जो रघुवंशम है वो एक महाकाव्य है। निम्नलिखित विकल्पों में से जो संत काव्य की विशेषता नहीं है उसे छांटना है। कौन सी संत काव्य की विशेषता नहीं है? ठीक, तो वाह आडंबरों का खंडन था, गुरु का महत्व प्रतिपादन भी था इनका, सगुण ईश्वर की उपासना, जाति पाति का विरोध। तो सगुण ईश्वर की उपासना इनमें नहीं थी। ठीक, संत काव्य निर्गुण की उपासना करते थे, न कि संत की। तो ऑप्शन क्या बनेगा? सी। कलम का सिपाही हिंदी गद्य की किस विधा की रचना है? विधा पूछा है। कलम का सिपाही जो अमृत राय ने लिखा, इसकी विधा क्या है? तो ये है जीवनी। हिंदी में अधिकांश शब्द किस भाषा से आए हैं? हिंदी में अधिकांश शब्द संस्कृत भाषा से आए हैं। ऑप्शन ए। उत्तर रामचरितम के तृतीय अंक का संबंध किससे है? भवभूति का जो उत्तर रामचरित है, इसके तृतीय अंक का संबंध है पंचवटी से। प्रेम मार्गी कवि कौन नहीं है? बताना है इसमें प्रेम मार्गी कवि कौन नहीं है। तो सूरदास जी नहीं है। सूरदास कृष्ण भक्ति शाखा के कवि में आ जाते हैं। ठीक, मुल्ला दाऊद हो जाएंगे, जायसी भी हो जाएंगे और मंझन भी हो जाएंगे, लेकिन सूरदास नहीं है। अगला है 30 नंबर का प्रश्न। इनमें से कौन सी स्वीकृति आत्मकथा है? मतलब कौन सी, किस आत्मकथा को पहली आत्मकथा माना गया है? तो वो है अर्धकथानक, बनारसीदास जैन की अर्धकथानक। ऑप्शन सी। मुस्लिम शासकों के समय भारत में न्यायालयों की भाषा कौन सी थी? मुस्लिम शासकों के समय न्यायालयों की भाषा क्या थी? तो वो थी अरबी और फारसी। शिशुपाल वध ये किसकी रचना है? तो शिशुपाल वध जो है वो माघ की रचना है। निम्नलिखित पात्रों को उनकी रचनाओं के साथ सुमेलित करना है। पात्र और रचनाएं। मैना, मैना किसकी पात्र है? तो मैना जो है वो चंदायन की है। ऋतुवर्ण सत्यवती कथा का है। रुक्मिणी मृगावती की है और राघव चेतन पद्मावत का है। ठीक, ऑप्शन बनेगा हमारा 2, 3, 1, 4। 2, 3, 1, 4 ऑप्शन ए। देहरी भई विदेश किस विधा की रचना है? तो देहरी भई विदेश आत्मकथा है। रिपोर्टर बनने के लिए क्या आवश्यक है? सहज बुद्धि व भाषा पर अधिकार होना चाहिए। हाँ, होना चाहिए। उच्च शिक्षा व 2 भाषाओं पर अधिकार होना चाहिए। जरूरी नहीं है। उत्सुकता की भावना ये भी आवश्यक नहीं है। भावुक व चंचल व्यक्तित्व ये भी आवश्यक नहीं है। तो हमारा ऑप्शन क्या सही हो जाएगा? सहज बुद्धि और भाषा पर अधिकार। ऑप्शन ए। कालिदास की पहली काव्य कृति कौन सी है? तो कालिदास की जो पहली काव्य कृति है वो है ऋतु संहार। तुलसीदास विनय पत्रिका की भाषा, तुलसीदास ने जो विनय पत्रिका लिखी है उसकी भाषा क्या है? ब्रजभाषा या अवधी या खड़ी बोली या मगही? तो तुलसीदास की जो विनय पत्रिका है उसकी भाषा ब्रज भाषा है। माटी की मूर्तें रामवृक्ष वेनीपुरी की रचना। इसकी विधा पूछा है कि माटी की मूर्तें की विधा क्या है? तो माटी की मूर्तें हो जाएगा रेखा चित्र। पाली शब्द की बहुमान्य उत्पत्ति बताना है। इसकी उत्पत्ति जो सर्वमान्य है, तो इसकी जो सर्वमान्य है पाली शब्द की बहुमान्य उत्पत्ति हो जाएगी सी, पर्याय, पलियाय, पालियाली और पाली। अगला प्रश्न है, श्री हर्ष द्वारा रचित नैषधीय चरितम में किस रीति की प्रधानता है?
तो हर्ष के नैषधीय चरितम में वैदर्भी रीति की प्रधानता है। प्रस्तुत पंक्तियों के रचयिता कौन है? प्रेम निकेतन श्री बनहि आई गोवर्धन धाम, लह्यों शरण चित चाहि के जुगल स्वरूप ललाम। इन पंक्तियों के रचयिता कौन है? तो इसके रचयिता हैं रसखान जी। बनारसीदास चतुर्वेदी का रेखा चित्र कौन सा है? रेखा चित्र सेतुबंध स्मारिका। तो बनारसीदास चतुर्वेदी का जो रेखा चित्र है वो हो जाएगा ऑप्शन सी, उपर्युक्त दोनों, रेखा चित्र और सेतुबंध, ये दोनों इनके रेखा चित्र हैं। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के आधार पर 1955 ईस्वी में राजभाषा आयोग की नियुक्ति की गई? तो इसका उत्तर बनेगा 1955 ईस्वी में राजभाषा आयोग की नियुक्ति ये की गई 344 ए, ऑप्शन सी। कौन सी रचना कालिदास की नहीं है? नहीं बताना है। तो अभिज्ञान शकुंतलम, मालविकाग्निमित्रम और विक्रमोर्वशीयम, ये तीनों कालिदास की रचनाएं हैं। तो नहीं कौन सी हो जाएगी? प्रतिमा नाटकम, ये भास की है, ऑप्शन डी। आचार्य शुक्ल ने किस कवि को कठिन काव्य का प्रेत कहा था? तो सबको पता है कि शुक्ल जी ने कठिन काव्य का प्रेत केशव को कहा था। घुमक्कड़ शास्त्र यात्रावृत्त के लेखक कौन हैं? तो घुमक्कड़ शास्त्र यात्रावृत्त राहुल साकृत्यायन का है। आगे है, इनमें से कौन सा कथन सही नहीं है? संचार माध्यमों में अनेक भाषा का प्रयोग होता है, या विदेशों के कार्यक्रम भी भारतीय भाषाओं में प्रस्तुत किए जा रहे हैं जिनमें पात्र और दृश्य विदेशी हैं, केवल भाषा भारतीय है, या फिर विदेशों में भी भारतीय कार्यक्रमों को भारतीय पात्र और कथानकों के साथ वहाँ की भाषा में प्रसारित किया जाता है, या फिर संचार माध्यमों में एक ही भाषा का प्रयोग होना चाहिए। तो इसका जो ऑप्शन बनेगा वो बनेगा डी, संचार माध्यमों में एक ही भाषा का प्रयोग होना चाहिए। ये गलत है, ठीक। एक ही भाषा का प्रयोग नहीं होना चाहिए, कई भाषाओं का प्रयोग होना चाहिए संचार माध्यमों में, इसलिए ऑप्शन हमारा डी सही हो जाएगा। वेणी संहार नाटक का अंगी रस क्या है? तो वेणी संहार नाटक का अंगी रस है वीर रस। सुजान चरित के रचयिता कौन है? तो सुजान चरित के रचयिता सूदन हैं। शब्द की वह शक्ति जिससे वाच्यार्थ प्रकट होता है, वह कौन सी शब्द शक्ति कहलाती है? तो वह कहलाती है अविधा। जिससे वाच्यार्थ प्रकट हो, अविधा कहलाती है। क्रिया का आधार सूचित करने वाला कारक कौन सा है? तो आधार सूचित करने वाला कारक अधिकरण हो जाएगा, ऑप्शन सी। अनुज्झित धवलतापि सरागैव भवति यूनाम दृष्टि, यह सूक्ति किस ग्रंथ से संबंध रखती है? तो यह सूक्ति संबंध रखती है कादंबरी शुकनासोपदेश से, ठीक, ऑप्शन सी। आगे है, निम्नलिखित रचनाओं को उनके रचनाकारों के साथ सुमेलित करना है। ये रचनाएं हैं इधर और इधर रचनाकार हैं। तो प्रेम पथिक किसकी रचना है? गीतिका किसकी रचना है? सांध्य गीत किसकी है? और गुंजन किसकी है? तो प्रेम पथिक हो जाएगी प्रसाद जी की, गीतिका निराला जी की, सांध्य गीत महादेवी जी और गुंजन पंत की। तो ऑप्शन क्या बना? 5, 1, 2 और 3। 5, 1, 2, 3। यहाँ पर गड़बड़ दिया है, पहला हो जाएगा, यहाँ पर 5 होगा, ठीक, ऑप्शन ए। सही युग्म चिन्हित कीजिए, कौन सा इसमें जोड़ा सही है? तो वैदर्भी माधुर्य, गौड़ी माधुर्य, पांचाली ओज, गौड़ी प्रसाद। इसका हो जाएगा वैदर्भी माधुर्य। वैदर्भी रीति और माधुर्य गुण होता है। निम्न में से कौन सा शब्द स्त्रीलिंग है? चना तो पुल्लिंग हो जाएगा, बाजरा
ये भी पुल्लिंग हो जाएगा। उड़द, ये भी पुल्लिंग है, काला उड़द। अरहर क्या होगा? अरहर स्त्रीलिंग है, ऑप्शन बी। जगतः शब्द रूप में कौन सा वचन है? तो जगतः शब्द में एक वचन होगा। इतना सुन के पातशाही जी, श्री अकबर शाही जी आध शेर सोना नरहर दास चारण को दिया, इनके 1.5 शेर सोना हो गया, रास वंचना पूरन भया, आम खास बरखास हुआ। इन पंक्तियों का संबंध किससे है? तो इन पंक्तियों का संबंध जो है वो चंद छंद वर्णन की महिमा से है, जो गंग कवि की है, उसी रचना से ये पंक्ति ली गई है। काव्य गुणों के प्रतिष्ठापक आचार्य कौन हैं? तो काव्य गुणों के प्रतिष्ठापक आचार्य हैं वामन। फिर बताना है कौन सा शब्द पुल्लिंग है? तो आय हो गई, नहर छोटी है, पतली है, लहर टूट गई, लेकिन व्यय हो गया। व्यय क्या है? पुल्लिंग। ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी, व्यय शब्द पुल्लिंग है। अगला है नामन शब्द के चतुर्थी विभक्ति एक वचन, द्विवचन तथा बहुवचन का रूप बताना है। नामन, नामन शब्द के चतुर्थी विभक्ति एक वचन, द्विवचन और बहुवचन। तो ऑप्शन होगा डी, नामने, नामभ्याम, नामभ्यः। द्विवेदी युग का नामकरण किसके आधार पर किया गया है? तो द्विवेदी युग का नामकरण महावीर प्रसाद द्विवेदी के नाम पर किया गया है। रमणीयार्थ प्रतिपादकः शब्द काव्यम, इसके प्रवर्तक कौन है? तो रमणीयार्थ प्रतिपादकः शब्द काव्यम, ये कथन पंडित राज जगन्नाथ। अगला है जगन्नाथ में कौन सी संधि है? तो जगन्नाथ में हो जाएगा व्यंजन संधि। जगत प्लस नाथ, जगन्नाथ, तक ना हुआ है, हो जाएगा व्यंजन संधि। अगला है अपिबत धातु रूप में कौन सा लकार है? तो जहाँ पे अ लग जाए वहाँ पर भूतकाल होता है, और भूतकाल क्या है? लंग लकार। तो इसमें हो जाएगा ऑप्शन ए, लंग लकार। वह स्थान जहाँ नृत्य, नाटक, खेल आदि होते हैं, उस स्थान को क्या कहा जाता है? तो उसे हम कहते हैं रंगमंच। सुंदर है विहग सुमन सुंदर, मानो तुम सबसे सुंदरतम, इसमें कौन सा काव्य दोष है? तो सुंदर है विहग सुमन सुंदर, मानो तुम सबसे सुंदरतम, इसमें क्या हो जाएगा? अधिक पदत्व। सुंदर कई बार आया है, अधिक पदत्व इसमें दोष है, ऑप्शन ए। वेश्या के 4 पर्याय दिए गए हैं, इनमें त्रुटिपूर्ण कौन सा है? कौन सा गलत है ये बताना है। तो उल्टा जो है ऑप्शन सी, ये वेश्या का पर्याय नहीं है। बाकी गणिका है, वारांगना है, रंडी है, लेकिन कुल्टा नहीं है। 68 नंबर का है रामः गृहं गच्छति, शब्द का हिंदी अनुवाद कीजिए। तो इसका क्या हो जाएगा? ए, राम घर जाता है। निम्नलिखित में से मोहन राकेश द्वारा लिखित एक नाटक कौन सा है? कौन सा नाटक मोहन राकेश ने लिखा है? तो लहरों के राजहंस, ये मोहन राकेश ने लिखा है। सिंदूर की होली तो लक्ष्मी नारायण मिश्र का हो गया। जन्मेजय का नागयज्ञ प्रसाद जी का, और मिस्टर अभिमन्यु लक्ष्मी नारायण लाल का। तो ऑप्शन क्या होगा? डी, लहरों के राजहंस मोहन राकेश का। अगला है यदि उपमेय उपमान में बिंब प्रतिबिंब भाव हो तो कौन सा अलंकार होता है? तो उपमेय और उपमान में जब बिंब प्रतिबिंब का भाव हो तो वहाँ पर दृष्टांत अलंकार हो जाता है। सरस्वती के 4 पर्याय दिए गए हैं, इनमें से गलत कौन है ये बताना है। तो भारती तो हो जाएगा सरस्वती का पर्याय, शारदा भी हो जाएगा, वागीश्वरी भी हो जाएगा, लेकिन भामा नहीं होगा। भामा किसका है? स्त्री का है। तो उत्तर क्या होगा? सी, भामा। नमस्कृत्य रिक्त स्थान की पूर्ति उचित पद द्वारा कीजिए।
तो नमस्कृत्य शब्द के पहले जो रिक्त स्थान है वहाँ पर उचित पद लगाना है हमें। क्या लगेगा? मुनित्रय। ऑप्शन डी, मुनित्रय नमस्कृत्य। तीनों मुनि को नमस्कार है। नकेनवाद नामक साहित्यिक आंदोलन के अग्रणी कौन है? तो नकेनवाद में कौन कौन आता है? नकेनवाद में आ जाएंगे नलिन बिलोचन शर्मा, केसरी कुमार और नरेश मेहता। नरेश मेहता नहीं है, नरेश है, नरेश कुमार। ठीक, तो ऑप्शन बी हो जाएगा, मेहता नहीं हो जाएंगे। बिनु पग चले सुने बिनु काना, इसमें कौन सा अलंकार है? तो बिनु पग चले सुने बिनु काना, इसमें विभावना अलंकार है। इसमें अलंकार ही ऑप्शन ही गलत दे रखा है। ठीक, इसमें होगा विभावना अलंकार। कौन सा? विभावना। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द हवा का पर्यायवाची नहीं है? नहीं पूछा है, नहीं बताना है। तो अनिल हो जाएगा, मारुत हो जाएगा, पवन हो जाएगा, लेकिन अनल नहीं होगा। तो हवा का पर्यायवाची अनल नहीं है। अनल किसका है? आग का है। ऑप्शन क्या सही हो जाएगा? बी। गाम दोग्धि पयः, वाक्य में गाम की संज्ञा क्या होगी? तो गाम की जो संज्ञा होगी वो कर्म संज्ञा होगी। पुरातनता का यह निर्मोक सहन करती न प्रकृति पल एक, यहाँ निर्मोक से अभिप्राय क्या है? तो निर्मोक का अर्थ होता है सांप के शरीर पर लिपटी केंचुली। ऑप्शन ए। छप्पे में क्या होता है ये बताना है आपको। 4 ऑप्शन दिए हैं। तो छप्पे में पहले 4 चरण जो होते हैं वो चौपाई के होते हैं और अंतिम 2 चरण दोहा के होते हैं। नहीं, गलत है, सॉरी। इसका हो जाएगा पहले 2 चरण रोला के और अंतिम 4 चरण लाला के। ये होगा ऑप्शन बी। तो इसको हम फिर से देखते हैं एक बार, ये गलत हो रहा है, कन्फ्यूजन हो जाती है। छप्पे में क्या होता है? इसका सूत्र है रो ऊ छपा छप, हाँ रोला। 4 चरण रोला के, रोला में 4 चरण होते हैं ना, तो प्रथम 4 चरण रोला के हो जाएंगे और अंतिम 2 चरण उल्लाला के हो जाएंगे। ठीक, ऑप्शन हमारा ए बनेगा, क्योंकि रोला के 4 चरण और उल्लाला के 2 चरण ये मिलकर के छप्पे बनते हैं। ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से शुद्ध शब्द बताना है आपको। तो इसमें शुद्ध कौन सा है? नहीं, पूजनीय। ऑप्शन सी। क्या होगा? पूजनीय। पूरा ज होता है और बड़े ऊ की मात्रा होती है, पूजनीय। 79, ऑप्शन सी। 80 नंबर का प्रश्न है, इत्थम भूत लक्षणे, यह सूत्र किस कारक का है? तो इत्थम भूत लक्षणे यह सूत्र है करण कारक का। मछली घर नामक काव्य संग्रह के संपादक कौन हैं? तो मछली घर नामक काव्य संग्रह लिखा विजय देव नारायण शाही ने। भरत मुनि ने रस के कितने भेद माने हैं? तो भरत मुनि ने रस के 8 भेद माने हैं। बताना है कि गौरव शब्द जो है वो किस तद्धित प्रत्यय के योग से बना है। गौरव में कौन सा तद्धित प्रत्यय लगा है? तो इक तो लगा नहीं है, आयन भी नहीं लगा, अ लगा है। क्या हो जाएगा? अ। गौरव में अतद्धित प्रत्यय लगा है। स्पृहे रीप्सितः यह सूत्र किस कारक का है? तो स्पृहे रीप्सितः ये संप्रदान कारक का सूत्र है, चतुर्थी विभक्ति का। पूछा है कि कौन सा प्रगतिवाद का आधार है। ठीक, प्रगतिवाद का आधार कौन सा है? द्वंद्वात्मक भौतिकवाद, ये प्रगतिवाद का आधार है, क्योंकि हालावाद तो प्रेम और मस्ती का है, रहस्यवाद छायावाद का है। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? डी। द्वंद्वात्मक भौतिकवाद प्रगतिवाद का आधार है। 86 नंबर का प्रश्न है कि भरत के अनुसार
रसों की संख्या, अभी पूछा था, फिर से आया है ये प्रश्न कि भरत के अनुसार रसों की संख्या कितनी है, तो 8 है। इन युग्मों में कौन सा सही नहीं है, नहीं बताना है। नीलोत्पलम कर्मधारय समास सही है। दशानन बहुव्रीहि समास सही है। राम लक्ष्मणो राम लक्ष्मणो अव्ययीभाव समास ये गलत है। दिवारात्रि द्वंद्व समास ये भी सही है। तो ऑप्शन हमारा क्या बनेगा, सी, राम लक्ष्मणो, ये ऑप्शन सही नहीं है। जब क्रोध तथा द्रोह उपसर्ग सहित हो तो जिसके प्रति क्रोध या द्रोह किया जाता है उसमें कौन सी संज्ञा होती है, किस संज्ञा वाला कारक होता है, तो उसमें हो जाता है कर्म संज्ञा वाला कारक। ठीक, क्रोध तथा द्रोह उपसर्ग सहित हो तो उसमें कर्म संज्ञा हो जाती है। अच्युत चरण तरंगिनी शिवसिर मालती माल, हरि न बनायो सुरसरी कीजो इंद्रियो भाल। इस दोहे के रचनाकार का नाम बताना है, तो अच्युत चरण तरंगिनी ये लिखा रहीम जी ने। वाराणसी का बनारस रूप में विकास किसका उदाहरण है? जो वाराणसी का बनारस हो गया, ये किस विकास का उदाहरण है? तो ये है व्यंजन विपर्यय का। खेत रहना, इस मुहावरे का अर्थ क्या होगा? तो खेत रहना का मतलब हो जाएगा युद्ध में शहीद होना। क्रोशम कुटिला नदी इत्यस्मिन् द्वितीया भवति, इसमें किस सूत्र से द्वितीया हुई है? क्रोशम कुटिला नदी, इसमें द्वितीया विभक्ति है, किस सूत्र से द्वितीया हुई है ये बताना है। तो इसमें काला ध्वनोर अत्यंत संयोगे, इस सूत्र से द्वितीया हुई है। रचना काल की दृष्टि से निम्नलिखित कृतियों का सही अनुक्रम बताइए। कुछ रचनाएं हैं, इनका सही अनुक्रम बताना है, समय की दृष्टि से इनका क्रम लगाना है। तो देखते हैं, साकेत, साकेत जो गुप्त जी का है, इसका प्रकाशन वर्ष है 1931, यहाँ लिखते हैं, साकेत का है 1931, प्रिय प्रवास का 1914, तुलसीदास 1938 और कृष्णायन है 1943। ठीक, तो क्रम बनेगा हमारा साकेत तुलसीदास 38, साकेत तुलसीदास, पहले आएगा प्रिय प्रवास, प्रिय प्रवास साकेत तुलसीदास कृष्णायन। ठीक, प्रिय प्रवास 14, साकेत 31, तुलसीदास 38 और कृष्णायन 43, ऑप्शन बी। छंद शास्त्र के प्रणेता आचार्य कौन माने जाते हैं? तो छंद शास्त्र के प्रणेता आचार्य पिंगल मुनि माने जाते हैं। कृतघ्न, कृतघ्न शब्द का सही अर्थ क्या होगा? तो जो किए हुए उपकार को नहीं मानता उसे ही कहते हैं कृतघ्न। कृतज्ञ तो उसे कहते हैं जो उपकार को मानता है, लेकिन जो नहीं मानता उसे कहेंगे कृतघ्न। सीता स्थाल्यां तंडुलान ओदनम पचति इत्यत्र केन सूत्रेण सिद्धयति, इसमें कौन सा सूत्र लगेगा? सीता थाली में चावल को पकाती है, तो इसमें कौन सा सूत्र लगा है बताना है। सप्तम में अधिकरणे, ठीक है, में आ गया तो अधिकरण हो जाएगा, सप्तम में अधिकरणे च, ऑप्शन ए सही होगा। छायावादी प्रवृत्ति की रचना सबसे पहले दिखाई पड़ी, किसकी रचनाओं में सबसे पहले दिखाई पड़ी छायावादी प्रवृत्ति? तो ये दिखाई पड़ी मुकुटधर पांडे की रचना में। उद्योग का संधि क्या होगा? उद्योग, उद्योग का संधि हो जाएगा, संधि विच्छेद पूछना चाहिए, उद्योग का संधि विच्छेद क्या होगा? तो वो होगा उत धन योग, उद्योग, व्यंजन संधि हो जाएगी। गमिष्यति धातु रूप में कौन सा काल है? तो जहाँ पर ये मूर्धन्य सा आधा हो जाता है, गमिष्यति गमिष्यतः गमिष्यन्ति, वहाँ पर हो जाता है भविष्यत काल, लृट लकार, तो इसमें काल हो जाएगा सी, भविष्यत काल।
त्यागपत्र उपन्यास के लेखक का नाम बताना है। त्यागपत्र उपन्यास किसने लिखा? तो ये लिखा जैनेन्द्र कुमार ने। भोलाराम का जीव ये किस विधा की रचना है? हरिशंकर परसाई जी ने लिखा भोलाराम का जीव, और ये है व्यंग। क्या है? निबंध में आएगा, व्यंग्यात्मक निबंध आएगा। निम्नलिखित में से एक वचन कौन सा है? प्राण, प्राण निकल गए, बहुवचन। होठ खुल गए, होठ खुले, ये भी बहुवचन। दर्शन हुए, मैंने दर्शन किए, ये भी बहुवचन। तेल गिर गया, ठीक, तो तेल क्या हो जाएगा? एक वचन। ऑप्शन क्या बनेगा? डी। एक वचन कौन सा है? तो तेल है। अस्मत् शब्द के तृतीया विभक्ति के रूप कौन से हैं? तो अस्मद शब्द का जो तृतीया विभक्ति का रूप बनेगा वो बनेगा मया आवाभ्याम अस्माभिः। निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? बताना है कि कौन सा सुमेलित नहीं है। श्यामा स्वप्न जगमोहन सिंह का है, हाँ ठीक है। आश्चर्य वृत्तांत अंबिका दत्त व्यास का है, ठीक है। 100 अजान एक सुजान देवदत्त का है, ये ठीक नहीं है। विधवा विपत्ति राधाचरण गोस्वामी का है, ये भी ठीक है। तो ऑप्शन क्या बनेगा हमारा? हमारा ऑप्शन बनेगा सी, 100 अजान एक सुजान, ये है बालकृष्ण भट्ट का, ठीक। बिंदु में थी तुम सिंधु अनंत, एक सुर में समस्त संगीत, एक कलिका में अखिल बसंत, धरा पर थी तुम स्वयं पुनीत। पंत की रचना है। इस उदाहरण में कौन सा काव्य गुण है? काव्य गुण बताना है, तो इसमें है प्रसाद गुण। बिंदु में थी तुम सिंधु अनंत, प्रसाद गुण। निम्नलिखित में से एक में कर्मधारय समास है, किसमें कर्मधारय समास है? हाथों हाथ नहीं, अव्ययी है। प्रत्यक्ष नहीं, अव्ययी है। आराम कुर्सी, इसमें तत्पुरुष है, आराम के लिए कुर्सी। भुज दंड, इसमें हो जाएगा कर्मधारय समास, ठीक। ऑप्शन हमारा क्या बनेगा? ऑप्शन बनेगा डी। सूची 1 का सूची 2 के साथ सुमेलित कीजिए और सूचियों के नीचे दिए गए कूट का प्रयोग करके सही उत्तर चुनिए। कृति और लेखक। 10 कुमार चरितम किसकी है? दंडी की है। नैषधीय चरितम श्रीहर्ष की। उत्तर रामचरितम भवभूति की। क्या बनेगा? 3, 1, 2। ऑप्शन सी, 3, 1, 2। फिर से सुमेलित करना है। आचार्य हैं और सिद्धांत हैं, आचार्यों को सिद्धांत से मिलाना है। तो भट्ट लोलट का सिद्धांत क्या है? उत्पत्तिवाद है। शंकुक का क्या है? अनुमितिवाद है। भट्टनायक का भुक्तिवाद है और अभिनवगुप्त का अभिव्यक्तिवाद है। ऑप्शन बन रहा है हमारा 4, 3, 2, 1, 4, 3, 2, 1, ऑप्शन बी। हिंदी की वैज्ञानिक एवं तकनीकी शब्दावली के निर्माण का कार्य करने वाली संस्था का क्या नाम है? तो जो वैज्ञानिक एवं तकनीकी शब्दावली का निर्माण करती है उस संस्था का नाम है वैज्ञानिक एवं तकनीकी शब्दावली आयोग। ऑप्शन सी। 110 नंबर का प्रश्न है, अनंत का सही संधि विच्छेद क्या होगा? तो अनंत का सही संधि विच्छेद हो जाएगा अन धन अंत। तो परवारों उर्वशी सुन राधिके सुजान, तू मोहन के उर्वशी वह उर्वशी समान। इसमें कौन सा अलंकार है? तो इसमें हो जाएगा यमक अलंकार, क्योंकि एक उर्वशी यहाँ पर और एक यहाँ पर और एक यहाँ पर, तीनों के अर्थ अलग अलग हैं। यहाँ पर क्या हो जाएगा? यमक अलंकार। किस शब्द में आ उपसर्ग नहीं है? फिर नहीं पूछा है, नहीं बताना है। तो आ जन्म, इसमें भी आ उपसर्ग है। आगमन, इसमें भी है। आकर्षक में भी है, लेकिन आदरणीय में नहीं है। ऑप्शन क्या बनेगा? डी। आ उपसर्ग नहीं है आदरणीय में।
सुधन आगतम, इसमें कौन सी संधि है? तो ई का या और ऊ का वा जहाँ पे हो जाए वहाँ पर क्या बनेगा? यण संधि। ऑप्शन डी। मनः उमंग अंग छवि छलकै, तुलसी की इस पंक्ति में कौन सी शब्द शक्ति है? तो मनः उमंग अंग अंग छवि छलकै, पहले तो ये याद रखेंगे कि पंक्ति किसकी है? पंक्ति है हमारे तुलसीदास जी की। ठीक, अब इसमें शब्द शक्ति बतानी है, तो शब्द शक्ति हो जाएगी व्यंजना। संज्ञाओं के साथ आने वाली विभक्तियों को क्या कहा जाता है? जो संज्ञाओं के साथ विभक्तियां आती हैं उन्हें कहा जाता है विश्लिष्ट। जो सर्वनाम के साथ आती है उन्हें संश्लिष्ट कहते हैं, लेकिन जो संज्ञा के साथ आती है उसे विश्लिष्ट कहते हैं। जो पहले कभी न हुआ हो, वाक्यांश के लिए प्रयुक्त शुद्ध एक शब्द बताना है। तो जो पहले कभी ना हुआ हो वो अभूतपूर्व। ऑप्शन बी हो जाएगा, अभूतपूर्व। काव्यशास्त्र के संदर्भ में नवरस से क्या अभिप्राय है? नवरस, काव्यशास्त्र के संदर्भ में नवरस को क्या कहते हैं? तो ऑप्शन डी, नवरस कहते हैं। नवीन रस नहीं कहते, श्रृंगार रस नहीं कहते, नव वर्ष नहीं कहते, क्या कहते हैं? नवरस, 9 प्रकार के रस। इनमें कौन सा वाक्य शुद्ध है? तो शुद्ध हो जाएगा, सीता ने यह कहा। भवभूति का मूल नाम क्या था? तो भवभूति का जो मूल नाम था वो था श्रीकंठ। पिता का नाम नीलकंठ था और इनका नाम था श्रीकंठ। दामोदर तो भारवी का नाम था। ऑप्शन क्या बनेगा हमारा? ऑप्शन बनेगा श्रीकंठ सी। अपव्यय, अपव्यय शब्द का विलोम बताना है। तो अपव्यय शब्द का विलोम हो जाएगा मितव्यय। ठीक, ऑप्शन सी। तो यहाँ पर हमारा पेपर पूरा होता है। क्लास कैसी लगी ज़रूर बताएं। मिलेंगे अब नए पेपर के साथ। ठीक, तो जल्दी ही फिर से नए पेपर को लेकर के आपके सामने उपस्थित होंगे। आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोगों ने क्लास को पूरा देखा, धैर्य के साथ पूरा सुना। ठीक, मिलते हैं फिर